नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज टीजीटी इंग्लिश रिवीजन सीरीज़ 13 है। फटाफट वन लाइनर लेकर चलने वाले हैं आपको सीधे रिवीजन सीरीज नंबर 13 पर। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बस इतना ही मैं कहता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हैमलेट इज़ कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है क्या कि हैमलेट को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। एक चीज़, हैमलेट को प्रिंस ऑफ डेनमार्क कहते हैं। लिखा गया था 1599 टू 1601 में या के बीच में। सबसे लॉन्गेस्ट ड्रामा है, ठीक है। और आपको बता दें 1603 में यह पब्लिश होता है क्वार्टो एडिशन में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, 1603 पब्लिकेशन डेट है इन क्वार्टो एडिशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कार्लाइल सेड इंडियन एम्पायर आर नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। तो कह रहा है कि भारतीय साम्राज्य हो या ना हो, लेकिन हम शेक्सपियर के बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कार्लाइल साहब ने बोला है, ठीक है। चूँकि इंडियन एम्पायर की बात किया गया है, तो कार्लाइल ने ये बोला है कि इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया है। नंबर 3 है, चलिए थोड़ा सा बात और कर देते हैं कार्लाइल के बारे में। तो कार्लाइल का जो जन्म हुआ था वो 1795 में हुआ था, ठीक है, जबकि इनका डेथ होता है 1881 में। स्कॉटिश हिस्टोरियन और एसेइस्ट हैं, ठीक है, थॉमस कार्लाइल। हु क्लेम्ड दैट शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट। पेपिस्ट का मतलब होता है पोप का समर्थक। और किसने बोला है कि शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट? रिचर्ड डेविस ने बोला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिचर्ड डेविस ने बोला है कि शेक्सपियर जो थे एक पेपिस्ट मरे, ठीक है, या के रूप में मरे। बेन जॉनसन कॉल शेक्सपियर स्वीट सॉन ऑफ एवन। तो स्वीट स्वान ऑफ एवन किसने बोला है? बेन जॉनसन साहब ने बोला है कि इसको, विलियम शेक्सपियर को। बेन जॉनसन की अगर बात करते हैं तो 1572 में पैदा होते हैं, जबकि 1637 में इनका डेथ हो जाता है। क्लियर? द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल इज पॉन्डस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं द विंटर्स टेल के बारे में। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा है, लिखा गया था 1609 से लेकर के 1611 के बीच में, ठीक है, विंटर्स टेल। पॉन्डस्टो की बात करते हैं तो पॉन्डस्टो जो लिखा गया था वो 1588 में किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। और रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1560 में पैदा होते हैं, जबकि 1592 में इनका डेथ हो जाता है, रॉबर्ट ग्रीन। द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट कह रहे हैं कि जो सोर्स है वो रोजालिंडे है। और नावल बाय थॉमस लॉज। थॉमस लॉज आपको बताता है, रॉबर्ट ग्रीन हो, थॉमस लॉज हो, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ठीक है। ये सारे लोग, थॉमस कीड हुए, ये सारे लोग क्या हैं? यूनिवर्सिटी बीट्स हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एज यू लाइक इट की बात सबसे पहले हम करते हैं। तो एज यू लाइक इट लिखा गया था 1599 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा। रोजालिंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक नावल है, 1590 में लिखा गया था थॉमस लॉज के द्वारा। थॉमस लॉज की अगर बात करते हैं तो 1558 में इनका जन्म होता है और 1625 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं थॉमस लॉज के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। द सोर्स ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग इज ओरलैंडो फ्यूरियोसो, अ नॉवल बाय इटालियन ऑथर लुडोविको अरिस्टो। तो ध्यान रखिएगा, आपको बता दें मच एडो अबाउट नथिंग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा है। और उन किस पर बेस्ड है? तो ओरलैंडो फ्यूरियोसो पर। और किसके द्वारा लिखा गया? एक नॉवेल है ओरलैंडो फ्यूरियोसो, इटालियन एथर है जिनका नाम है लुडोविको अरिस्टो, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग का, तो 1598-99 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और क्वार्टो में पब्लिश होता है 1600 में, ठीक है। 1598-99 में लिखा गया था और 1600 में क्वार्टो में पब्लिश होता है मच एडो अबाउट नथिंग। फिलोसॉफिक मेडिटेशन इज़ प्रेजेंट इन हैमलेट। तो आपको बता दें, कह रहा है कि फिलोसॉफिक मेडिटेशन जो है वो हैमलेट में मौजूद है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो टू बी या नॉट टू बी आपको फिलोसॉफिकल मेडिटेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो हैमलेट में फिलोसॉफिकल मेडिटेशन भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। मस्टर्ड सीड इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ फेयरी। तो आपको बता दें यह एक फेयरी है, ठीक है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 1596 में लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर,
ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, अर्थात डेनमार्क के स्टेट में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोलता कौन है हैमलेट में? तो मार्सेलस बोलता है हैमलेट में, ठीक है, मार्सेलस, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करते हैं एक्ट फर्स्ट सीन 4 की यह बात है, ठीक है। मार्सेलस कहता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हैमलेट को प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी बोलते हैं, आप जानते ही हैं। बैप्टिस्टा की बात करते हैं। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ गंजागो, गंजागो कह सकते हैं, गंजागो की वाइफ है बैप्टिस्टा। और ये प्ले है जो है ना फ्रेंड्स, ये भी हैमलेट से ही लिया गया है। अब कहेंगे कि बैप्टिस्टा कहाँ है हैमलेट में, ठीक है, हैमलेट में बैप्टिस्टा तो है नहीं, हैमलेट में ओफिलिया है, गर्ट्यूड है, ठीक है। तो बैप्टिस्टा कहाँ से आ गई? तो आपको बता दें एक प्ले है, प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले है हैमलेट में, ठीक है, जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गंजागो। उसमें जो गंजागो की पत्नी है ना बैप्टिस्टा, ठीक है, वही यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो मर्डर ऑफ गंजागो दिखाया गया है ना, उसमें उसका जो भतीजा है, नेफ्यू है लुसियानस, ठीक है, लुसियानस जो है अपने अंकल गंजागो को मारता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए प्ले विद इन प्ले की बात है हैमलेट में। हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, कौन है जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ? किंग लियर की ये लाइन है फ्रेंड्स, आपको बता दें। और ये एक्ट फर्स्ट सीन 4 में ये अभी बोला गया लाइन है, ठीक है। और किंग लियर को द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर बोलते हैं। लिखा गया था 1603 से लेकर के 1605 के बीच में। और 1608 में किंग लियर की अगर बात करते हैं तो 1608 में क्वार्टर एडिशन में पब्लिश होता है। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंस बैड फेलोज, ट्रिंकुलो यानी द टेम्पेस्ट जो आया था 1611 में। टेम्पेस्ट में एक कैरेक्टर है ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो की ये लाइन है कि मिजरी एक्वेंट्स अ मैन, एक मिजरी जो है यानी कठिनाई जो है एक ऐसे लोगों से परिचित करवाती है, एक ऐसे लोग से परिचित करवाती है विथ स्ट्रेंज बैड फेलो, जो बहुत ही बैड फेलोज होते हैं। ये आपको बता दें, ये लाइन जो लिया गया है एक्ट 2 सीन 2 से, ये मुझे बताना था कि मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंस बैड फेलोज, ये लाइन ट्रिंकुलो के द्वारा बोला गया इन टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। एक्ट और सीन की बात करते हैं तो एक्ट 2 सीन 2 की यह बात है, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं अब। निकोलस रो पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। तो लाइफ ऑफ शेक्सपियर आपको बताते हैं एक बायोग्राफी है, लाइफ ऑफ शेक्सपियर बायोग्राफी है। निकोलस रो ने लिखा है 1709 में पब्लिश होता है यहाँ, इसको भी क्लियर। नेक्स्ट एक शेक्सपियर प्रेजेंट्स अ रॉयल क्रिमिनल। शेक्सपियर ने क्या एक रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट करते हैं, किसमें? फेमस प्ले रिचर्ड थर्ड में। रिचर्ड थर्ड की अगर बात करते हैं तो 1592-94 के बीच में लिखा गया है रिचर्ड थर्ड, एक ट्रेजेडी है। वैसे हिस्टोरिकल प्ले है लेकिन ट्रेजेडी है। चलिए आगे बढ़े। कह रहे कि गोंजालो डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ। देखिए गोंजागो नहीं है, गोंजालो है। गोंजालो जो है डिस्क्राइब करता है एक कॉमनवेल्थ, जो आदर्श नाम है कॉमनवेल्थ, उसका किसमें? इन द टेम्पेस्ट, ठीक है, टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट है लिलीज दैट फेस्टर्स इज स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। शेक्सपियर का एक सोनेट नंबर 94 है, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिलीज दैट फेस्टर इज स्मेल, यानी कह रहा है ना कि सड़ने वाली जो लिली की गंध है, जो सड़ने वाली लिली की जो गंध है ना, वो खरपतवार से भी बदतर होती है। ऐसा यह लाइन बोला गया है सोनेट नंबर 94 में। चलें आगे। चलिए नंबर 18 कह रहा है कि ट्वेल्थ नाइट इज़ अ कॉमेडी अबाउट क्रॉस ड्रेसिंग। तो कह रहा है कि ट्वेल्थ नाइट जो है एक क्रॉस ड्रेसिंग कॉमेडी है। एक चीज़ इसका जो सब टाइटल है वो व्हाट यू विल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रोमांटिक कॉमेडी है, लिखा गया था 1601 से लेकर के 1602 के बीच में, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट व्हाट यू विल। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। W.J. लॉन्ग ने लिखा है किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर को उन्होंने यूनिवर्सल पोएट बोला है, लॉन्ग साहब ने। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज़ रॉबर्ट ग्रीन। तो रोमांटिक कॉमेडी के जो फाउंडर है वो कौन है? रॉबर्ट ग्रीन है। और रॉबर्ट ग्रीन कौन है? तो आपको बता दें यह एक यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है। बोन्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड इन द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस।
बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप यहाँ से 21 से हम लोग शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आपको बताते हैं कि एक ऐसा पोयम है जिसका नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अगर सब टाइटल की बात करते हैं तो द लीच गैदरर है, और उसमें उन्होंने रॉबर्ट बर्न्स एंड चटर्टन के बारे में मेंशन किया है। इस पोयम में लिखा गया है 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डन। व्हेन वाज द प्रिल्यूड बिगन। आपको बता दें फ्रेंड्स, प्रिल्यूड से संबंधित मैंने 4 से 8 क्वेश्चन, 4 नहीं, हाँ लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने प्रिल्यूड से रखा है, और एक से एक बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल टचेस है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हेन वाज द प्रिल्यूड बिगन हुआ था फ्रेंड्स, आपको 7 बता दें 1799 में, यानी 1799 में शुरू होता है। Where was the prelude completed? When नहीं, where नहीं, when है। When was the prelude completed? तो वो 1850 में कंप्लीट होता है, और 1850 में आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ पब्लिश भी होता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when was the prelude published? तो कब कह रहा है, तो 1850 में आफ्टर हिज डेथ, यानी वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद 1850 में पब्लिश होता है द प्रिल्यूड। When was the first version of the prelude published? तो आपको बता दें 1799 में शुरू हुआ था, और 1799 में फर्स्ट वर्जन भी आया था। कितने बुक्स के साथ, मैं आगे बता रहा हूँ। When was the second version of the prelude published? और सेकेंड वर्जन आया था 1805 में। भाई साहब ध्यान रखिएगा, शुरुआत 1799 में हुआ था, और 1799 में फर्स्ट वर्जन भी आता है। और आपको बता दें सेकेंड वर्जन आया था 1805 में। तो आपको यही मैं बता दे रहा हूँ कि 1799 में 2 बुक के साथ आया था फर्स्ट वर्जन, और 1805 में आया था 13 बुक्स के साथ 1805 में। ठीक है, सेकेंड वर्जन। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। हाउ मेनी बुक्स वेयर देयर इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड? तो जो प्रिल्यूड 1799 में आया था वो 2 बुक्स के साथ आया था। डन। हाउ मेनी बुक्स वेयर देयर इन द सेकेंड वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड? तो सेकेंड वर्जन आया था 1805 में। कितने किताबों के साथ? 13 बुक्स के साथ। डन। When was the final version of the prelude published? फाइनल वर्जन आया था 1850 में। ठीक है, कितने बुक्स के साथ? तो 14 बुक्स के साथ। तो पूछ रहा हूँ मैंने बुक्स वेयर देयर इन द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड, तो 14 बुक्स के साथ। डन। चलिए। इन विच पोएम डिड वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ चाइल्डहुड? चाइल्डहुड के रिचनेस और ब्यूटी के बारे में किस पोएम उन्होंने वर्णन किया है? तो द प्रिल्यूड में। ठीक। Who described Wordsworth's poem The Prelude as a lyrical Bildungens sermon? क्या है? बिल्ड, या कह सकते हैं बिल्डंग्स रोमन। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको बता दें ये बोला गया है, ये एक्चुअली ये जर्मन शब्द है। ठीक है, जर्मन शब्द है, और कह रहे हैं कि बिल्डंजन्स रोमन जो है एक लिरिकल बोला गया है। किसको? द प्रिल्यूड को। किसने बोला है? तो रिचार्ड क्लार्क ने बोला। भाई साहब आपको बता दें रिचार्ड क्लार्क ने बोला है प्रिल्यूड को लिरिकल बिल्डंजन्स रोमन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये जर्मन शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who described the end of poetry as produced excitement in coexistence with an overbalance of pleasure? कह रहा है कि overbalance of pleasure ठीक के साथ coexistence है क्या? पोइट्री का जो एंड। तो आपको बता दें ये लाइन बोला गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, Who described the end of poetry as एंड ऑफ पोइट्री को ऐसे प्रोड्यूस किया गया है। Who described poet as endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness? तो पोएट को किस रूप में बोला गया है? तो endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness। तो ये भी बोला गया किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। Who described the different stages of Wordsworth's theory of poetic creation? तो आपको बता दें किसने किया है ऐसा? पोएटिक क्रिएशन के थियरी को बताया है कितने डिफरेंट स्टेजेस में, वो डॉक्टर विलियम टर्विन है। ठीक है, डॉक्टर विलियम टर्विन। तो एक चीज़ और आपको बता दें, इन्होंने द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट का कुछ क्रिटिकल टाइप का कुछ उन्होंने लिखा है, और उसी में इन्होंने मेंशन किया है पोएटिक क्रिएशन के थियरी को। ठीक है, बहुत रिलेट नहीं करते हैं वर्ड्सवर्थ साहब से। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? अब यहाँ से शुरू हम लोग करते हैं क्या?
जॉन मिल्टन साहब को। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक प्लेस। तो आपको बता दें एडम और ईव का जो पतन होता है वो किस बुक में होता है, तो बुक 9 है। विच बुक ऑफ मिल्टन वॉज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, तो वो बुक है पैराडाइज रिगेंट, और पैराडाइज रिगेंट आया है 1671। बाई फैथ मिल्टन वाज, तो प्रोटेस्टेंट थे मिल्टन, ये भी ध्यान रखिएगा। हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन, तो कह रहे हैं कि मिल्टन के एज में फ्रांसिस बेकन थे। कौन थे? फ्रांसिस बेकन थे, ठीक है, फ्रांसिस बेकन शायद 1561 के आसपास पैदा होते हैं, ठीक है, 1561, और शायद 1626 या शायद 1626 इनका डेथ हो जाता है, कंफर्म नहीं है, ध्यान आप लोग देख लीजिएगा या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फ्रांसिस बेकन का डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। When मिल्टन became blind, who kept writing for मिल्टन, तो हिज डॉटर्स, उनके बेटियों ने लिखना शुरू किया था जब वो अंधे हो गए थे। पैराडाइज रिगेंड बाई मिल्टन कॉन्सिस्ट ऑफ, तो पैराडाइज रिगेंड 1671 में आया था फ्रेंड्स, आपको बता दें वो 4 बुक्स में है, जबकि पैराडाइज लॉस्ट जो है 12 बुक्स में है। मिल्टन डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गाउट था, इसमें किडनी फेलर भी लिखा था, अब आई डोंट नो किडनी फेलर हुआ था कि नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ऑफ गाउट था, ठीक है। मिल्टन वाज पोएट, प्रोज पोलमिसिस्ट, सिविल सर्वेंट, तो कह रहा पोएट थे, प्रोज पोलमिसिस्ट थे, सिविल सर्वेंट भी थे। सिविल सर्वेंट 1649, सेक्रेटरी बने थे ना। मिल्टन्स फादर वाज अ म्यूजिशियन एंड कंपोजर, मिल्टन के जो पिताजी थे वो म्यूजिशियन और कंपोजर थे। नेम द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में उनके एक कंटेम्प्रेरी फिगर थे जिनका नाम गैलीलियो था, उन्होंने अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया है मिल्टन साहब ने गैलीलियो को। हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, ध्यान रखिएगा द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन एंड्रू नॉर्मन विल्सन ने लिखा है। हाउ मच डिड मिल्टन गेट फॉर पैराडाइज लॉस्ट, तो आपको बता दें पैराडाइज लॉस्ट के लिए उन्हें मिला था 10 पाउंड मिला था, लेकिन उन्होंने 5 पाउंड को एक प्रति बेच दिया था, किसको? सैमुअल साइमंस को, ठीक है, सैमुअल साइमंस को 5 पाउंड में बेच दिया था, तो उनके पास बेसिकली देखा जाए तो 5 पाउंड ही बचते हैं, ठीक है, लेकिन मिला था 10 पाउंड। हु रोट टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, तो ये लिखा गया था मिल्टन के द्वारा 1649 में, और इसे लिखने के बाद ही उन्हें 1649 में सेक्रेटरी बना दिया जाता है। द इवेंट्स डिस्क्राइब द पैराडाइज लॉस्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल मोस्टली इट्स बुक, तो जो भी पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करते हैं तो जेनेसिस से बेसिकली प्रभावित है। हु रोट द सोनेट टू द नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल आपको बता दें 1630 के आसपास लिखा गया था, 1630 के आसपास लिखा गया था, और 1645 में यह सोनेट पब्लिश होता है, 1645 में यह सोनेट पब्लिश होता है, लिखा गया किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। टू द नाइटिंगेल, देखिएगा ओ टू द नाइटिंगेल नहीं है, ओ टू द नाइटिंगेल एक ओड है और लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, और ये है टू द नाइटिंगेल सोनेट है मिल्टन के द्वारा। द एज ऑफ मिल्टन हैड व्हाट 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, तो एमसीपी है, क्या है? एमसीपी है, मेटाफिजिकल, कवर्लियर एंड प्यूरिटन। When Milton speaks in Paradise Lost of a second Adam, he means, तो जब सेकेंड एडम वो बोला करते थे तो वो क्राइस्ट को बोला करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री, तो व्यूज़ का जो व्यूज़ है पोएट्री पर उन्होंने लेसिटस पर दिया है, लेसिटस में दिया है। लेसिटस एक एलिजी है, मोनोडी है, और एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा गया था 1637 में। इन विच आर्ट मिल्टन एक्सेल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड बिसाइड्स पोएट्री, पोएट्री के अलावा अगर देखा जाए तो मिल्टन साहब किस में सर्वश्रेष्ठ थे? म्यूजिक में थे, किसके अलावा? पोएट्री के अलावा, तो उन्हें म्यूजिक भी आता था क्योंकि उनके पिता म्यूजिशियन और कंपोजर थे, तो सीखे ही होंगे। द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट इज बुक 9, तो आपको बताया था बुक 9 जो है पैराडाइज लॉस्ट का सबसे लॉन्गेस्ट बुक है। हु इज़ द मोस्ट एक्टिव एंजल इन पैराडाइज लॉस्ट, एंजल की बात कर रहा है, एक्टिव एंजल वो है माइकल। माइकल एक ऐसा एंजल है जो बहुत ही एक्टिव माना जाता है। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड एल पेंसिरोसो आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी, तो आपको बताया था म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है एल एलेग्रो एल पेंसिरोसो। हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंसिएंटो, ड्राइडेन साहब ने यह लाइन बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द बेल्स ऑफ पीस की बात करते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं जॉन गाल्सवर्दी। द बेल्स ऑफ पीस एक आपको बताया था पोयम है और आया है 1921 में, वर्क ऑफ
यानी पोइटिक वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी 1921 में पब्लिश होता है पोएम, ध्यान रखिएगा। द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल इज द कंट्री हाउस। तो सबसे कह रहा मोस्ट अट्रैक्टिव ऑल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी नॉवल, सभी नॉवेल्स में सबसे अट्रैक्टिव क्या है? द कंट्री हाउस है। और द कंट्री हाउस की अगर बात करते हैं तो 1907 में पब्लिश होता है द कंट्री हाउस। विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज इंक्लूडेड बोन्स मेंटल्स द बेस्ट प्लेज ऑफ 1927-28। तो कह रहा है वो स्केप है, ठीक है। बोन्स मेंटल्स को क्या किया है? यूज़ किया है इस प्ले में, स्केप में, ठीक है। और स्केप की अगर बात करते हैं तो 1927-28 में देखने को मिलता है। हु वाज अ ग्रेट प्रोपगेटर ऑफ नेचुरलिस्टिक मेथड्स एंड डिस्क्रिप्शन इन लिटरेचर। तो प्रोपगेटर की अगर बात करते हैं तो वो बताया गया है जॉन गाल्सवर्दी को, ठीक। हु वांटेड टू शेड लाइट ऑन द फॉरगेटन डार्क स्पॉट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कौन चाहता था कि मानव जीवन के जो डार्क स्पॉट्स हैं उस पर क्या करें? लाइट डालें एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग मोरल गाइडेंस, और मोरल गाइडेंस प्रोवाइड करवाएं। तो वही कौन चाहता था? जॉन गाल्सवर्दी साहब चाहते थे। द लिटिल मैन की अगर बात करते हैं, लिटिल मैन जो है, लिटिल मैन की अगर बात करते हैं, आया 1915 में, एक 1 एक्ट प्ले है, ठीक है। 1915 बाई जॉन गाल्सवर्दी, 1915 1 एक्ट प्ले है। इन विच प्ले डज अ वोमेन किल हर इलिजिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी। तो वो विंडो है, और विंडोज़ आया है 1922 में, ठीक है। अपने इलिजिटिमेट जो नाजायज़ औलाद होता है उसको मार डालती है ताकि सोशल टायरनी से बची रहे। 16 की बात करते हैं। अबाउट विच प्ले डिड गाल्सवर्दी से द ओनली प्ले ऑफ माइंड विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस। तो ये बात जो उन्होंने किया है ना, कोई मना नहीं करेगा। वो लॉयल्टीज़ के लिए करते हैं। लॉयल्टीज़ लाइटर ड्रामा है और 1922 में पब्लिश होता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी मेड हिम फेमस। सिल्वर बॉक्स है, और सिल्वर बॉक्स आया है 1906 में, बड़ा फेमस किया है इनको सिल्वर बॉक्स। द प्ले लॉयल्टीज़ गाल्सवर्दी हैड ट्राइड टू से दैट, और उन्होंने लॉयल्टीज़ में बोला है कि लॉयल्टी इज़ नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है लॉयल्टी, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। विच प्ले डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी। तो प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी की अगर बात करते हैं तो वो है द शो, और द शो की अगर बात करते हैं तो 1925 में आता है। एक प्ले है, 3 एक्ट्स में है। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ। तो वो है डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स जो है स्ट्राइप में लेबरर्स है। स्ट्राइप की बात करते हैं 1600 नहीं, 1909, क्या 1909 में आया है स्ट्राइप। हु रोड द वर्क 2 essays ऑन कॉनरैड। ये देखिएगा 2 essays ऑन कॉनरैड जो है, कॉनरैड इनके 6 मित्र थे, ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी के, और जॉन गाल्सवर्दी ने ही लिखा है। हु रोड टूलेट। टूलेट की अगर बात करते हैं तो फिक्सन है, 1921 में आता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो इंडियन समर ऑफ अ फारसाइट जो 1918 में आता है, ठीक है, 1918 में यह उनका फारसाइट सागा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, और इंडियन समर ऑफ फारसाइट भी मास्टरपीस देखने को मिलता है। फर्स्ट नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी व जोसलिन, और जोसलिन की अगर बात करते हैं तो 1898 में, ठीक है, फर्स्ट नॉवल है। बर्न इट आउट एंड यू विल बी ओब्लाइज मी। अबाउट विच वर्क डज गाल्सवर्दी टॉक हियर। तो फ्रॉम द 4 विंड्स, क्या है, फ्रॉम द 4 विंड्स है, और आपको बता दें ये आया था 1897 में। इन्होंने कहा कि अगर आप इसे जला देते तो आप मेरे पास, मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका, ऐसा कुछ। जॉन बिल्डर की बात करते हैं, एन अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज द अपीयर। तो जॉन बॉइल्डर की अगर बात करते हैं तो जॉन बॉइल्डर आते हैं ए फैमिली मैन में, और अगर फैमिली मैन की अगर बात करते हैं साहब तो 3 एक्ट्स प्ले है, 1923 में देखने को मिलता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी प्लेस जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। तो जो जस्टिस है वो इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाने की कोशिश किया जाता है। जस्टिस की बात करते हैं तो 1910 में आता है। गाल्सवर्दी वर्क द कंट्री हाउस द प्रेजेंट्स द अपर क्लास। तो कंट्री हाउस की अगर बात करते हैं भाई साहब, ठीक है, द कंट्री हाउस तो 1907 में आया है, और यह अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज। तो लेटर ड्रामा में सबसे फाइनेस्ट है वो लॉयल्टीज़ है, 1922 में पब्लिश होता है। विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डील्स विद द इनफिडेलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इनफिडेलिटी किसके बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उनके रिलेशनशिप के बीच में। तो वो फगेटिव की अगर बात करते हैं तो 1913 में आता है, ठीक है, एक प्ले है।
विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डील्स विद द एबल ऑफ एलिसिट लव, तो नाजायज़ लव के बारे में, एलिसिट लव के बारे में बताया गया, वो द एल्डेस्ट सन है। और द एल्डेस्ट सन की अगर बात करते हैं, प्ले 1912 में आता है और लिखा गया था, आपको बता दें 1909 में लिखा गया था, लेकिन 3 साल के बाद इसे पब्लिश तो 1910 में होता है, लेकिन 1912 में परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है। द सिक्वल ऑफ फॉरसाइट सागा ए मॉडर्न कॉमेडी है और एंड ऑफ चैप्टर है। 3 है फॉरसाइट सागा का, जो क्रॉनिकल्स की अगर बात करते हैं तो फॉरसाइट सागा है, ए मॉडर्न कॉमेडी है और एक है एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है। चले आगे मॉडर्न कॉमेडी की बात करते हैं तो 1928 में आता है, और जबकि फॉरसाइट सागा की बात करते हैं तो 1922 में आता है। व्हाट इज गाल्सवर्दीज प्ले द स्किन गेम अबाउट, तो स्किन गेम की अगर बात करते हैं तो वो आपको बता दें कि यह एक प्ले है, 1922 में आता है, 1920 में आता है। क्लास स्ट्रगल इसमें दिखाया गया स्किन गेम। ठीक है, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष को। विच कैरेक्टर सेड जस्टिस इज अ मशीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इज अ मशीन बोला है मिस्टर फ्रॉम ने। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डिड द म्यूट सीन, म्यूट सीन किस में आता है, जस्टिस में आता है, जस्टिस आता है 1910 में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो 1906 में आता है, फॉरसाइट सागा का एक हिस्सा है, मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी को प्रेजेंट्स करता है। गाल्सवर्दी लिटरेरी कैरियर स्पेंड द विक्टोरियन, एडवर्डियन एंड द जॉर्जियन एराज, तो ध्यान रखिएगा विक्टोरियन, एडवर्डियन एंड जॉर्जियन। द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड गाल्सवर्दीज राइटिंग वाज, तो उनकी पत्नी थी और एदा पियर्सन के ऊपर जो भी थी। ठीक है। द प्लूरल आप चलते हैं ग्रामर और वोकैब्स की ओर। कह रहे द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल का प्लूरल हो जाएगा द मिस्टर अग्रवाल्स। ठीक है। ही बैनिस्ड इनटू हो जाएगा। ठीक है, ये इनटू प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही बैनिस्ड इनटू डार्कनेस, वह डार्कनेस में गायब हो गया, अंधेरे में गायब हो गया। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर, तो ओवर हो जाएगा यहाँ प्रीपोजिशन। आई एम लुकिंग फॉर, देखिएगा टू, ये फॉरवर्ड टू इसके साथ यूज हो रहा है और यहाँ पर सीइंग यू हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, नहीं होगा टू सीइंग होगा, टू फॉरवर्ड के साथ यूज हो रहा है, सीइंग यू हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो देखिएगा सीजर्स आया है लेकिन उसकी ये पेयर है, तो पेयर सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। अ पेयर ऑफ सीजर्स नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इज। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कॉर्पोरेट है CORROBORAT। ठीक है, कॉर्पोरेट BORAT, कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी बात का समर्थन देना। ठीक है। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज इन ब्रदर इन लॉस, तो ब्रदर इन लॉस के बीच में देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये हाइफन बोला जाता है और इससे बड़ा डैश होता है। ठीक है। ही सेड टू मी हु आर यू, इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो आपको बता दें यहाँ पर क्या है, WH से शुरू हुआ है, तो आपको बताते हैं यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक है, हु, यहाँ पर हु चूँकि कंजक्शन का काम करेगा, उसके बाद कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता सेकंड पर्सन का है तो इसके अनुसार हो जाएगा, तो आई हो जाएगा और इज मार को वाज बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी हु आई वाज, ही आस्क्ड मी हु आई वाज, डन। द वर्ड क्वियर, क्वियर का मतलब स्ट्रेंज होता है, विचित्र होता है, अजीब होता है, वर्ड मीनिंग है। स्माइल इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रॉन, तो आपको बता दें ये विलोम है किसका, फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है त्योरी चढ़ाना। ठीक है, और स्माइल मैंने मुस्कुराना, फ्रॉन। मोडुस विवेंडी, मोडुस विवेंडी आपको बताता है फॉरेन एक्सप्रेशन है और इसे बोलते हैं मैनर ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। मोडुस विवेंडी फॉरेन एक्सप्रेशन है। फ्लेश एंड ब्लड आपको बताते हैं ये इडियम्स है, और फ्लेश एंड ब्लड्स का मतलब होता है, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। ठीक है, मानव स्वभाव। क्लाइमैक्स की बात करते हैं, क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका सिग्निफाई करता है ए लैडर, एक सीढ़ी, क्लाइमैक्स। ठीक है, आज के वीडियो में मात्र 101 क्वेश्चन था, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। एक अंतिम जो चीज़ है वो ये कहना है कि लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय।